हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लान। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा अपलोड किए जा रहे वीडियो सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ घंटे का निशान दबाना मत भूलिए, क्योंकि आप तक मेरे द्वारा अपलोड किए जा रहे वीडियो का नोटिफिकेशन तब सही समय पर पहुंच पाएगा जबकि आप घंटे का निशान दबाएंगे सब्सक्राइब करने के बाद। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और आज का जो ये हमारा टॉपिक है ना, ये स्लैश एंड वर्न एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, अर्थात कर्तन एवं दहन कृषि। और कर्तन एवं दहन कृषि के अलग अलग देशों या भारत के अलग अलग राज्यों में क्या नाम दिया गया है, ये डिफरेंट टाइप के, मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पूछने की प्रोबेबिलिटी होती है, इसीलिए इनको आज समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले समझ लें कि कर्तन एवं दहन कृषि होता क्या है। कर्तन एवं दहन कृषि कृषि का एक ऐसा रूप में है जो आदिम काल से, यानी प्राचीन काल से ये चलता आ रहा है, एंशियंट टाइम से ये चलता आ रहा है। लोगों ने जब से कृषि कार्य करना सीखा है तब से ये चीजें चलती आ रही है। तो कर्तन एवं दहन कृषि में होता है क्या कि जंगलों का कुछ हिस्सा साफ कर दिया जाता था, और आज भी कुछ हिस्सों में हो रहा है, लेकिन ये गवर्नमेंट के द्वारा रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि हमारे जो वन संपदा है वो वन संपदा जितने होने चाहिए, एक एवरेज जो 33% माना गया है वो भी नहीं है, उससे एवरेज हम 10% कम है। तो उनको सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक माना गया है। लेकिन आज भी किसी किसी राज्यों में चोरी छुपे कह सकते हैं, यानी सरकार के नज़रों से छुप करके इस तरह की खेती को किए जाते हैं, जिस पर सरकार पूरे रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं। तो कर्तन एवं दहन कृषि के अलग अलग जो नाम दिए गए हैं उन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि लोग पहले जंगलों को साफ कर देते थे, जला देते थे, और जलाने के बाद जब वर्षा होती थी तो उनके अनुसार, उन लोगों के अनुसार, वो राख जो होता था वो मिट्टी में मिल जाता था और एक न्यूट्रिएंट्स का काम करता था, और फिर उसमें खेती करते थे। लगभग 3-4 साल तक, जब तक उसमें नेचुरल वे में विदाउट एनी फर्टिलाइजर्स, बिना किसी खाद्य की खेती होती थी, तो वो खेती करते थे। और उसके बाद वो जब वो खेत में फसल की मात्रा कम हो जाती थी तो वो दूसरी जगह चले जाते थे और दूसरी जगह भी यही काम करते थे। ठीक है। कुछ वर्षों के बाद, एवरेज जैसा कि माना गया है कि 17-18 वर्षों के बाद अगर फिर से वो उस जगह पर आते थे तो तब तक फिर से वहां पर ट्रीज, प्लांट, बुशेज वगैरह वहां पर डेवलप हो जाता था और फिर से वो वही प्रोसेस कंटिन्यू करते थे। तो चलिए अब इसके अलग अलग नाम को समझने की कोशिश करें। तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों, उत्तर पूर्वी राज्य का तो मतलब समझ रहे हैं आप, जो हमारे 7 स्टेट सिस्टर्स हैं, जिसमें सबसे मेन स्टेट असम हो गया, उसके बाद त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ये सब हैं। तो ये 7 स्टेट सिस्टर्स है। तो वहां पर इन्हें झुम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो कर्तन एवं दहन कृषि को उत्तर पूर्वी राज्यों में झुम के नाम से जाना जाता है। दीपा, दीपा दहन, कर्तन एवं दहन कृषि का नाम है। ये कहां पर दीपा के नाम से जाना जाता है? तो अंडमान निकोबार में। आपको पता है कि हमारे 2 आइलैंड्स ग्रुप हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो अंडमान निकोबार में इसे दीपा के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मैक्सिको और मध्य अमेरिका, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इस कर्तन और दहन प्रणाली को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मिल्पा के नाम से जाना जाता है। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से इसे जाना जाता है। वेनेजुएला में इसे जो है, इस कर्तन एवं दहन प्रणाली को कोनुको के नाम से जाना जाता है। कोनुको, किसके नाम से जाना जाता है? कोनुको के नाम से जाना जाता है, कोनुको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, कर्तन एवं दहन प्रणाली को ब्राजील में क्या कहा जाता है? तो ब्राजील में इसे रोका कहा जाता है। कर्तन एवं दहन प्रणाली को ब्राजील में क्या कहा जाता है? रोका कहा जाता है। आपको पता है कि ब्राजील जो है साउथ अमेरिका का इंपॉर्टेंट कंट्री है। उसके बाद मध्य अफ्रीका, मध्य अफ्रीका में कर्तन एवं दहन प्रणाली को मसोले के नाम से जाना गया है। और मध्य अफ्रीका, तो आपको पता है कि अफ्रीका को एक तरह से ब्लाइंड कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है, कि विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप होने के बाद भी जो है यहाँ पर ये बहुत तरह से नेचुरली अफेक्टेड है, क्योंकि विश्व का एक ऐसा महाद्वीप जहाँ से कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, तीनों महत्वपूर्ण ट्रॉपिकल जोनें गुजरती हैं, ट्रॉपिकल लाइनें गुजरती हैं एक तरह से, और ट्रॉपिकल जोन में आ जाता है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा नेचुरली अफेक्टेड है ये। तो मध्य अफ्रीका में इसे मसोले के नाम से जाना गया है। उसके बाद में नेक्स्ट,
कर्तन दहन प्रणाली को इंडोनेशिया में क्या कहा जाता है? तो इंडोनेशिया में इसे लदांग, लदांग ये गलती लिखा हुआ है, लदांग के नाम से जाना जाता है, लदांग, ठीक है ना। किसके नाम से जाना जाता है? लदांग के नाम से जाना जाता है। कहां पर? इंडोनेशिया में। उसके बाद में वियतनाम में इसे किस नाम से जाना जाता है? वियतनाम में इसे रे के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है वियतनाम में? रे के नाम से। मध्य प्रदेश में, अब आज ये कुछ इंडियन स्टेट की बात करते हैं, वेवर या दहिया के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? बेवर या दहिया के। उसके बाद में आंध्र प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो आंध्र प्रदेश में जो इसे जाना जाता है वो किस नाम से? आंध्र प्रदेश में इसे पोडू अथवा पेंडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्तन एवं दहन प्रणाली को उड़ीसा में किस नाम से जाना जाता है? उड़ीसा में इसे पामाडावी या कोमान के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में इसे किस नाम से जाना जाता है? पामाडावी या कोमान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, कर्तन एवं दहन प्रणाली को पश्चिमी घाट में किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट में कुमारी के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट में, इंडिया के वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न घाट में किस नाम से जाना जाता है? कुमारी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट, कर्तन एवं दहन प्रणाली को दक्षिण पूर्व राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? वालरे या वाल्टरे के नाम से, वालरे या वाल्टरे के नाम से जाना जाता है दक्षिण पूर्व राजस्थान में। उसके बाद में हिमालयन क्षेत्र में से किस नाम से जाना जाता है? खिल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? खिल के नाम से। झारखंड में दहन एवं कर्तन कृषि को किस नाम से जाना जाता है? कुरुवा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कुरुवा के नाम से जाना जाता है। क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पर इतना ही इंपॉर्टेंट है, और अगर इतना आपने देख लिया ना तो ये काफी हो जाता है किसी भी कंपैरेटिव एग्जाम के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन फिर से वही कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटे का निशान दबाना मत भूलिए। थैंक यू।